हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पीजीटी फिजिक्स मेल और ये रहेगा पार्ट 6। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंडेंसर, टरबाइन, जनरेटर ये सब चीज़ें होती हैं और यहाँ पर एक्चुअली ये जो रिएक्टर है इसमें असली रिएक्शन टेक प्लेस होती है। यहाँ पर हमने एक फ्यूल रोड लगाई हुई है, यूरेनियम की कंट्रोल रोड है, मॉडरेटर है और यहाँ पर है कूलेंट पंप यानी कि कूलेंट एक तरह से। तो इसमें जो मॉडरेटर का फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिजन। यानी कि जो मॉडरेटर होता है वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगा। सेकंड, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेट एट विच फिजन टेक प्लेस। यानी कि कंट्रोल रोड का काम होगा जो भी फिजन हो रहा है उसका रेट क्या है उसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल रोड्स आर ऑफ कैडमियम विच कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड दस कंट्रोल द फिजन रिएक्शन। मतलब कि न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैडमियम रोड, जिसकी वजह से रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड है कूलेंट इज यूज्ड टू रिमूव द हीट विच इज रिलीज्ड इनसाइड द रिएक्टर। जैसे गाड़ी के इंजन में या फिर हर तरह के व्हीकल में कूलेंट यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हम कूलेंट को हीट जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। यानी कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के कौन काम आता है, मैंने आपको बताया था मॉडरेटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मॉडरेटर। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर द कंट्रोल रोड्स टू कंट्रोल द फिजन रेट। मतलब कि फिजन रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल रोड रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करता है, जबकि मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स को और कूलेंट एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल इसको कैसे करेंगे, तो 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, ये रेडियो वेव होती है, ये माइक्रो, ये इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो जब आप रेडियो से गामा की तरफ आते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, देखो एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, एच इंटू में न्यू। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की। अब जब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी तो सबसे ज्यादा होगी। यानी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे हाईएस्ट एनर्जी वाले, वो किससे निकलेंगे, गामा रेस से। जबकि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंक्रोट्रॉन एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन व्हेन सर्कुलेटिंग प्रोटॉन रीचेस क्लोजर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को इसने सोल्व कर दिया था। नेक्स्ट है, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या है। तो देखो वर्क फंक्शन एक तरह से मेटल किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, एच इंटू न्यू नॉट। और जैसे एनर्जी चाहिए होती है तो इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट तो हम कहेंगे जूल होगी, लेकिन जनरली हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एसआई यूनिट पूछी होती तो हम जूल मार्क करते हैं। वाट होती है पावर की, फोर्स की होती है न्यूटन और वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट है, द कस्टमरी यूनिट फॉर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज। देखो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का जो यूनिट होती है वो होती है बार्न, और ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट है तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कहें तो 1 बार्न में 10⁻28 मीटर स्क्वायर रहता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 बार्न में कितने मीटर स्क्वायर रहते हैं, तो 10⁻28। नेक्स्ट है, फॉर 2 पैरेलल वायर separation D carrying current I and IV in the same direction will have the force on the length of L of either wire। देखो अगर मान लेते हैं 2 वायर आपस में रखे हुए हैं और इसमें करंट किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों में मान लेते हैं करंट ऊपर जा रहा है, तो जो फोर्स लगती है इन दोनों के बीच में वो लगती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R इंटू में जिस भी पोर्शन के लिए आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं उसकी आप लेंथ की मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो होता है अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तब रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में
2 पाई जो भी सेपरेशन है, यहाँ पर सेपरेशन डी लिया है तो हम आर को डी से रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला यही रहेगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर इंटू में एल। एक्चुअली होता यही, एक वायर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पर होगी, मान लेते हैं वो होगी नीचे की तरफ क्रॉस। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये इस पर फोर्स लगाएगी आई एल क्रॉस पे, तो उसी से डेरिवेशन करके फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर इंटू में लेंथ एल। नेक्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो 243 AM इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाए तो जो पाथ होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन को हम इसमें एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं, इसकी डिमेरिट भी है। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन द लीनियर एक्सेलरेटर यूज, तो इसमें देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। अगर साइक्लोट्रॉन होता है तो साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एज अ कंबाइंड यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में। एक्चुअली लीनियर एक्सीलरेटर में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, मतलब कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, तो उस पर फोर्स लगती है QE। इस फोर्स में लग रही है तो इसमें कुछ एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, तो QE अपॉन है, मतलब पार्टिकल को अगर एक्सीलरेट करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको एक्सीलरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर वेल ऑफ विड्थ 3 एंगस्ट्रॉम फॉर n इक्वल टू 1 है 0.67 10 की पावर -27, तो n इक्वल टू 2 के लिए कितनी होगी। देखो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं आपको En, तो वो होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है, देखो n की वैल्यू चेंज की जा रही है, बाकी कुछ तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो n के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि E2 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा N2 अपॉन में N1 के स्क्वायर के। अभी E2 हमें फाइंड करना है, E1 को आप इधर ले आइए, तो N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। E1 कितना है 0.067 10 की पावर माइनस के 17 मल्टीप्लाई बाय N2 कितना है 2 और N1 कितना है 1, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 2 जब 4 हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0.268 10 की पावर माइनस के 17 जूल, यानी कि ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो ध्यान रखना, क्वांटम में स्क्वायर वेल में एनर्जी n के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, जबकि बोर्स मॉडल में जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की वो 1/n स्क्वायर पर डिपेंड करती है, -13.6/n स्क्वायर। नेक्स्ट है, वेव पार्टिकल डुअलिटी कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, तो डेविसन जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लैम्डा इक्वल टू h/p, और उन्होंने फॉर्मूला यूज किया था लैम्डा इक्वल टू h/√2m3v, v पोटेंशियल 54 दे करके उन्होंने वेवलेंथ फाइंड करी थी, जो कि नियर अबाउट जो फॉर्मूला यहाँ से था लैम्डा इक्वल टू h/p से ब्रेग इक्वेशन से दोनों की जो वेवलेंथ थी वो सिमिलर थी, तो डेविसन जर्मन ने ये वेव पार्टिकल डुअलिटी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। नेक्स्ट है, अ डिवाइस दैट काउंट्स इंडिविजुअल पार्टिकल बट कैन नॉट मेजर द एनर्जी, तो वो होता है गीजर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 13 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइंस्टीन की प्रेडिक्शन क्या थी बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये कैसा प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंट था, जिसने ये प्रूफ किया था कि जो लाइट होती है इट हैज पार्टिकल नेचर, और ये भी बताया था कि जैसे लाइट जब फ्लो करती है या ट्रेवल करती है तो उसके छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इन ये दोनों लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब वेव नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हमें प्रेडिक्शन बतानी है बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला है, एनर्जी वाज गिवन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सेपरेट क्वांटा, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, एनर्जी वाज कैरिड बाय दिस वेव इन सेपरेट क्वांटा, ये भी सही है। लेकिन वेव फ्रंट की बात तो वेव ऑप्टिक्स में होती है, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ सही रहेगी यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन 80 पर मतलब एम्पियर टेस्ला पर मीटर एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 2 मीटर एंड कैरी करंट 1 एम्पियर कितनी होगी। पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, अब इस स्क्वायर के सेंटर पर हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो इसमें अगर मान लीजिए इन्फिनाइट वायर होता है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर वो होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई इंटू में ये सेपरेशन वायर से लेकर के जो पॉइंट P है जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां तक का सेपरेशन।
लेकिन ये इन्फिनाइट वायर के लिए होता है। अगर हमारे पास एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है और लेट यहाँ से किसी पी पॉइंट पर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो और इसमें आपको क्या होता है, ये एंड के जो एंगल बना रहे हैं पी पॉइंट से वो आपको पता होना चाहिए। लेट ये φ1 और ये φ2 है और ये परपेंडिकुलर सेपरेशन लेट से r है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I अपॉन में 4 पाई, जो भी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पाई a कह लो या r कह लो, जो भी आपको ठीक लगे, और इनटू में sin φ1 प्लस sin φ2। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये स्क्वायर है तो ये 4 वायर से मिलके बना होगा, फाइनाइट लेंथ होगी जिसकी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सेंटर पर। अब मान लेते हैं कि करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप अपने राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करोगे तो सभी वायर की वजह से जो यहाँ पर फील्ड मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ट होगी अंदर की तरफ, सभी की वजह से आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, वो 4 टाइम्स होगी किसी भी एक पोर्शन ऑफ वायर पे, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी। क्योंकि आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और सभी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, बाइसिमेट्री कह सकते हैं। और वैसे भी मान लेते हैं यहाँ पर ये सेपरेशन जो है परपेंडिकुलर सेपरेशन ये हो गया, ये कितना होगा, साइड अगर ए है इसकी, मैं अभी के लिए ए मान के चलता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना हो जाएगा a/2 परपेंडिकुलर सेपरेशन। और ये जो एंगल होता है, देखो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल इधर वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैं किसी एक वायर के लिए, अब आप किसी का भी देख लो, सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैंने क्या करा, किसी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लेट से ए बी की, उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमें पता लग जाएगी। तो 4 मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं μ0 इंटू में करंट I अपॉन में 4 पाई इंटू में, अब यहाँ पर क्या आएगा परपेंडिकुलर सेपरेशन यानी कि a/2। देखो पूरा ये लेंथ अगर a है तो यहाँ से ये हाफ पॉइंट पर है सेंटर पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे ये हो जाएगा a/2। फिर मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर दोनों ही एंगल 45 डिग्री हैं, तो मैं उसको 2 इंटू में साइन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो साइन 5 और साइन 5 कितना हो जाएगा 2 साइन 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब सब वैल्यू पुट करते हैं, 4 μ0 अपॉन में 4 पाई इंटू में करंट की वैल्यू कितनी है, करंट है हमारे पास 1 एम्पियर का, इंटू में साइड कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में √2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, अभी यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो इस √2 से ये 2 अगर कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा μ0 अपॉन में पाई और √2। तो जो हमने फाइंड करा है बी, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो बी इक्वल टू होता है म्यू इंटू में एच, μ0 इंटू एच, तो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो हमें तो एच निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू बी अपॉन में μ0। तो यहाँ पर बी हमने फाइंड कर लिया था, तो √2 अपॉन पाई इंटू में μ0 और μ0 से डिवाइड कर दीजिए, μ0 से μ0 कैंसिल होगा, तो एच इक्वल टू आ जाए √2 अपॉन में पाई। देखो ये कैसे पता चला कि एच निकालना है, अगर यहाँ पर सिर्फ टेस्ला होता तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी निकालते, टेस्ला होता तो, पर यहाँ पर एम्पेयर टेस्ला पर मीटर है, इसलिए हमने एच फाइंड करा जो कि √2 अपॉन पाई होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है सन से। तो सन में क्या होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिलकर के हीलियम बनता है, यानी कि लोअर मास न्यूक्लियाई हैवी मास न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो सन से जो एनर्जी मिलती है वो हमें फ्यूजन से मिलती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हायर मास न्यूक्लियाई लो मास न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं और उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। हाइड्रोजन बम में भी फ्यूजन होगा, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, जबकि एटम बम में फ्यूजन होगा। तो ये
न्यूक्लियर रिएक्टर एटम बम फिजन, सन और हाइड्रोजन बम इनमें फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कितना होगा। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी वैक्यूम की होती है 1, क्योंकि हम सभी की परमेबिलिटी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट है होल इफेक्ट कैन मेजर टू डिटरमाइन द फॉलोइंग पैरामीटर। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है RH इक्वल टू 1/Ne। RH होल कोफिशिएंट है, n नंबर डेंसिटी, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो इस मतलब कि इसका इस्तेमाल करके हम नंबर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं और मोबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं कि मोबिलिटी कितनी होगी। नेक्स्ट रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है। देखो जनरली जो फॉर्मूला होता है मास का वो होता है m इक्वल टू m0 - b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अब जो फोटोन होता है वो कभी भी आपको रेस्ट में नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी v की वैल्यू हमेशा c के इक्वल होती है। तो उसका जो मास होगा रेस्ट मास वो हमेशा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 0 आएगा। आप इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अचीव अ सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन देयर एग्जिस्ट अ क्रिटिकल वैल्यू दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, तो इसमें आंसर होगा साइज। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। Thank you everyone. Bye and take care.